आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत महाराष्ट्राची खबरबात। या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। मी स्वाती गोडसे आणि सुरुवातीलाच बातमी आहे दिल्लीतून। भाजप राष्ट्रीय सचिवांची बैठक संपलेली आहे आणि या बैठकीनंतर भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या नेतृत्वात सर्व राष्ट्रीय सचिव हे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भेटीसाठी रवाना झालेत, ज्यामध्ये पंकजा मुंडे देखील नरेंद्र मोदींची भेट घेणार आहेत। त्यामुळे या भेटीची महाराष्ट्रात जोरदार चर्चा सुरू असून नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानांना पंकजा मुंडे काय सांगणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय। आणि याच संदर्भात आमचे नवी दिल्लीचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास आपल्या सोबत आहेत आणि या बैठकी संदर्भातले तपशील त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात। प्रशांत, बैठक संपली आहे, बैठकीत नेमकं काय झालं आणि आता पंतप्रधानांच्या भेटीला हे सगळेजण रवाना झाले? महत्वाचं म्हणजे साधारणतः 3 वाजता भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यालयामध्ये ही बैठक होती आणि साधारणतः 1.5 तासाची ही बैठक चालली। या बैठकीमध्ये जवळपास 16 राष्ट्रीय सचिव सहभागी, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातून जर बघितलं आपण तर विनोद तावडे, त्यानंतर पंकजा मुंडे आणि विजय रहाटकर या 3 जणांचा समावेश होता। आणि यासोबतच जर बघितलं या 1.5 तासाच्या बैठकीमध्ये साधारणतः या 5 राज्यांच्या निवडणुका आहेत त्या संदर्भात विस्ताराने चर्चा झाल्याची माहिती पुढे आलेली आहे। पण त्यानंतर जे.पी. नड्डा यांच्या नेतृत्वामध्ये सर्व राष्ट्रीय सचिव जे आहेत ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्यासाठी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी म्हणजे 7 लोककल्याण मार्ग या निवासस्थानी रवाना झालेले आहेत। यावेळी साधारणतः ज्या पद्धतीची चर्चा आहे महाराष्ट्रामध्ये राजकीय वर्तुळामध्ये की पंकजा मुंडेंच्या दोन्ही भगिनी नाराज आहे आणि नाराज असल्यामुळे त्यांचे जे पदाधिकारी आहेत त्यांच्यावर समर्थक कार्यकर्ते जे आहेत ते राजीनामा देत आहेत। या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती ही बैठक दिल्लीत होत आहे, त्यामुळे या संदर्भात जे.पी. नड्डा यांच्यासोबत चर्चा झाल्याची माहिती पुढे येण्याची शक्यता आहे। पण या संदर्भात लवकरच पंकजा मुंडे स्वतः म्हणाल्या की ज्या बैठकीला जाताना त्या म्हणाला की मी येऊन या संदर्भात स्पष्टपणे वक्तव्य दिली, पण त्या म्हणाल्या की पंतप्रधानांना भेटीला जायचं आहे, त्यामुळे मी आता लगबगीनं निघते। या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा त्या पुन्हा भाजप मुख्यालयात परततील आणि पत्रकारांशी संवाद साधतील त्यावेळेस स्पष्ट होईल की पंतप्रधानांसोबत त्यांची काय चर्चा झाली आणि जे.पी. भाजपच्या अध्यक्षांसोबत काय चर्चा झाली। पण महत्वाचं म्हणजे या घडीला सगळ्यांच्या नजरा, खास करून भाजप समर्थित कार्यकर्त्यांच्या नजरा या दिल्लीकडे लागलेल्या आहेत। बरोबर, अगदी प्रशांत, खरं तर या 1.5 तास चाललेल्या बैठकीतले प्रामुख्याने जर मुद्द्यांवरती आपल्याला लक्ष द्यायचं झालं तर कोणत्या मुद्द्यांवरती आधारित ही बैठक होती? तर प्रशांत यांच्यापर्यंत आपला काही तांत्रिक कारणांमुळे आवाज पोहोचू शकत नाहीयेत आणि या घडीला लोकमतचे राजकीय संपादक संदीप प्रधान सर देखील जोडले गेलेले आहेत। त्यांच्याकडून एकूणच विश्लेषण जाणून घेऊयात या सध्याच्या राजकीय घडामोडींचं। संदीप सर, माझा आवाज येतो आपल्यापर्यंत? हॅलो, बोला बोला। हा संदीप सर, खरं तर एकीकडे जोरदार चर्चा, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला आणि त्यानंतर पंकजा मुंडे गटात खूप नाराजी आहे, ते स्वतः नाराज असल्याची चर्चा। आज झालेली ही बैठक भाजपाची आणि त्यानंतर आज स्वतः पंकजा मुंडे देखील पंतप्रधानांची भेट घेत आहे। एकूणच कसं विश्लेषण या सगळ्या परिस्थितीचं? पंकजा यांची बहीण जे आहेत प्रीतम मुंडे यांचा समावेश केंद्रीय मंत्रिमंडळात झाला नाही, पण मुंडे यांचे एकेकाचे समर्थक भागवत कराड यांचा समावेश झाला आणि त्यामुळे एकूणच एक चर्चेला एक म्हणजे काय म्हणूया उदाहरण आलं की गोपीनाथ मुंडेंची जी लेगसी आहे किंवा त्यांचं जे एकूण भाजपमधलं, महाराष्ट्रातल्या भाजपमधलं जे स्थान आहे, तर कुठेतरी त्याला धक्का पोहोचवण्याचा प्रयत्न केंद्रीय नेतृत्वाकडून होतोय का, किंवा केवळ म्हणजे त्या कुटुंबातले तुम्ही सदस्य आहात म्हणून तुम्हाला मंत्रिपद मिळेल असं नाही, असा संदेश काही देण्याचा प्रयत्न केला जातोय का वगैरे अशा चर्चा सुरू झाल्या। पण पंकजा मुंडे यांनी अत्यंत संयत प्रतिक्रिया त्यावेळेला दिली होती आणि त्यांनी सांगितलं होतं की भाजपमध्ये काही गट नाही, पण त्यांचे समर्थक काही हे सगळं स्वीकारायला तयार नाहीत। त्यांनी अनेक पदांचे राजीनामे दिलेले आहेत आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की एकूणच या सगळ्या विषयाची दखल ही केंद्रीय नेतृत्वाने घेतलेली आहे आणि ती स्वाभाविक अशासाठी आहे की आता आपण गेल्या काही दिवसामध्ये बघतो आहोत की भाजप समोरच्या अडचणी वाढलेल्या आहेत गेल्या काही दिवसांमधल्या आणि त्यामुळे कदाचित 2 वर्षापूर्वी 4 वर्षापूर्वी ज्या भाजप नेतृत्वाने अशा नाराजीची दखल घेतली नसती किंबहुना अशा काही प्रकरणात घेतली सुद्धा नाही, अशी उदाहरणं आहे, तर त्यांना आज आता असं वाटायला लागलेलं आहे की असं नाराजी कायम ठेवून चालणार नाही, कदाचित त्याचा फटका पुढे बसू शकतो आणि निश्चितच महाराष्ट्रामध्ये मुंडे म्हणजे पंकजा मुंडे आणि
त्यांच्या कुटुंबियांची नाराजी काही घेणं भाजपला परवडणार नाही, कारण मुंडेंना मानणारा एक मोठा वर्ग भाजपमध्ये आहे. आणि त्यामुळेच आता मला असं वाटतं की त्यांच्याशी चर्चा सुरू केलेली आहे आणि पंतप्रधानांशी त्यांची चर्चा होईल, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल आणि काय करता येईल त्याचा काही निर्णय होऊ शकतो भविष्यामध्ये. पण निश्चितच या सगळ्या नाराजी आणि राजीनामे यांची दखल केंद्रीय नेतृत्व घेतंय अशा पद्धतीचे संकेत या घडामोडींमधून मिळतात. अगदी, त्यामुळे नाराजीची दखल घेण्यासाठीच बैठकांचं आणि भेटीचं सत्र आहे असं म्हणावं लागेल. संदीप सर, खूप खूप धन्यवाद. यानंतर बघूयात पुढची एक महत्त्वाची बातमी लखनौमधली. लखनौमध्ये दहशतवाद्यांकडून हल्ला होणार असल्याचं कळलं होतं आणि काही दहशतवादी या ठिकाणी दडून बसल्याची माहिती ATSला मिळाली होती आणि या माहितीच्या आधारावर तिथल्या काकोरी पोलीस ठाणे परिसरातील एका घराला ATSनं वेढा घालत कारवाई करत या ठिकाणाहून 2 दहशतवाद्यांना ताब्यात घेतलंय. हे दोनही दहशतवादी अल कायदा संघटनेचे असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तर दोनही अतिरेकी हे पाकिस्तानी हस्तक आहेत. सोबतच ATSच्या हाती मोठ्या प्रमाणावर स्फोटकं देखील लागली आहेत. त्यामुळे एक प्रकारे हा घातपाताचा मोठा कट उधळला गेला असल्याचं सांगण्यात येत आहे. तर अटक करण्यात आलेल्या दोनही दहशतवाद्यांची सध्या कसून चौकशी सुरू आहे. अभी ATS से कार्रवाई चल रही है. अभी इस पे मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा. अभी ATS से कार्रवाई चल रही है. अभी इस पे मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा. तर याच संदर्भात आमच्या प्रतिनिधी अनामिका सिंग यांनी स्थानिकांसोबत केलेली बातचीत बघूयात. की जो सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, अभी कब से यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ी है? ये कम से कम 1 घंटा हो गया है जी. 1 घंटा ज़्यादा हो गया. कैसे पता चला आपको कि कुछ यहाँ पर हुआ है? या नहीं, मुझे नहीं पता चला. जब फोर्स की एक्टिविटी देखा यहाँ पर तो हम लोग इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया हम लोगों ने कि क्या मामला है, क्या हो रहा है. आप कहाँ रहते हैं? तो मैं बिल्कुल जस्ट अपोजिट सामने घर है, रोड उस पार है. इस घर में कौन रहता है? इस घर में गुड्डू है, मोटर मैकेनिक का काम होता है. वही काम होता है? मोटर मैकेनिक का काम होता है, उसी का काम है. और बाकी जो है कि अब किसको अरेस्ट किया ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल अभी एक अरेस्ट हुए हैं. उससे बातचीत थी आपकी? नहीं, मेरी बातचीत नहीं थी. हम लोग बस ऐसे इन्वॉल्व कि बस सामने रहते तो ये जानते थे कि गुड्डू मैकेनिक का वर्कशॉप है ये. बस. उनकी फैमिली क्या यहीं पे रहती है? नहीं, उनकी शायद फैमिली ने उन्होंने रेंट पे दे रखा है. शायद साइड वाला पोर्शन जो है गेट है उससे वो रेंट पे है. अभी इस घर के पूरे स्ट्रक्चर को देखें हम तो ये 2 घर दिखाई दे रहे हैं. तो क्या ये दोनों बिल्कुल अलग है? तर ईडीचे अधिकारी प्रशांत कुमार यांची सध्या पत्रकार परिषद सुरू आहे. थेट जाऊयात. शिट, तेच मी म्हणते ईडीचा आणि यांचा ठीक है भाई, देखो यहाँ कोई जियो वाले तो वैसे भी लगा देते हैं. शुरू करें तब तक चीज़ें आ जाएंगी. हाँ, मिल जाएगी फोटो. फोटो तो जारी कर दी ना आप लोग? नहीं, फोटो दिलवा दीजिए. तमाम चैनल पे चल रही है. अभी डलवाते हैं. आज ATS उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया. ATS के पूरी टीम को, जिसका नेतृत्व IG ATS कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं. और ATS की हमारी टीम ने अल कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है. ये यहाँ इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं कि अल कायदा एक मिलिटेंट सुन्नी इस्लामिक मल्टीनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है
जिसका गठन 1988 में सोवियत अफगान वार के समय ओसामा बिन लादेन, अब्दुल्ला अजीज़ तथा कुछ अन्य अरब वॉलंटियर्स ने किया था तथा इसका इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल वर्ष 2014 में 3 सितंबर को तत्कालीन अल-कायदा चीफ अल-जवाहिरी के द्वारा अनाउंस किया गया था। उस समय इसका चीफ मौलाना असीम उमर थे और ये व्यक्ति संभल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था। यूएस अफगान ऑपरेशन में 23 सितंबर 2019 को ये मारा गया था। उसके बाद से इस अल-कायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। अभी आपको प्रेस रिलीज देंगे। उमर हलमंडी, और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहाँ से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलवंडी द्वारा भारत में अल-कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल-कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल-कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। ये सभी सूचनाएं हम लोगों ने, जो प्रारंभिक सूचनाएं मिली थी, उसको डेवलप किया है। फिर उपरोक्त घटना को अंजाम देने के लिए तथा योजना बनाने में मिन्हाज अहमद पुत्र सिराज अहमद, निवासी रिंग रोड, बगारिया, जेहटा बरावन कला, दुबग्गा थाना काकोरी, तथा मसीरुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन, निवासी सीतापुर रोड, मोहिबुल्लापुर, लखनऊ थाना मड़ियाहूँ, मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इस गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं।
तर आपण पाहतो उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक प्रशांत कुमार यांनी पत्रकार परिषद या ठिकाणी ते पत्रकार परिषद घेत आहे आणि लखनौमध्ये जो दहशतवादी कट एटीएसने उधळलाय त्या संदर्भातील तपशीलवार माहिती ते सांगतायत। अपडेट आपल्यापर्यंत पोहोचवत राहणार आहोत। एक छोटासा ब्रेक घेऊन लगेच परत येतो। बघत रहा न्यूज 18 लोकमत। ब्रेकनंतर महाराष्ट्राची खबरबात या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। बातमी लखनौ मधली आहे, कारण लखनौमध्ये आज एटीएसने खूप मोठा कट दहशतवादी कट जो आहे तो उधळलेला आहे आणि या संदर्भात 2 दहशतवाद्यांना देखील एटीएसने ताब्यात घेतले आणि या संदर्भात काकोरी हा जो परिसर आहे ज्या ठिकाणाहून या दहशतवाद्यांना ताब्यात घेण्यात आलं त्या ठिकाणचा आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधी अनामिका सिंह यांनी। यहाँ पे कि जो सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है इसको पिछले 1 हफ्ते से ट्रेस किया जा रहा था। जो अभी तक इन्फॉर्मेशन सामने आई, इसके बाद दोनों ही जो आतंकवादी हैं और उनके घर के बाहर जो हिस्सा है, जो इलाका है, मैं वो दिखा दूं आपको। ये बगल में दुबग्गा रोड है और दुबग्गा रोड के ठीक बगल में जो सर्विस लेन है, इस सर्विस लेन पर जिस तरीके से एटीएस और पुलिसकर्मी जो लगे हुए हैं आप वो भी देख पा रहे होंगे। इसके अलावा इस पूरे घर को घेर करके जो अगल बगल के घर हैं उनको खाली करवाया गया है। इसके बगल में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनको भी खाली करवाया गया है। हालांकि ये बताया गया आसपास के लोगों की तरफ से कि यहाँ पर कुछ लोगों को कुछ दिनों से शक हो रहा था कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी जो गतिविधियां थी वो ठीक नहीं थी, तो उसको भी लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है, उनकी उससे पूछताछ चल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि बम निरोधक दस्ता जो है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है, इसके अलावा जो सबूत जिसमें कलेक्ट किए जाते हैं, वो जो बॉक्स होता है जिसमें सबूत को रखा जाता है, उसके इर्द गिर्द जो चीजें होंगी उसको सबूत को रखने के लिए जो कंटेनर है वो भी यहाँ पर लाया गया है। इसके अलावा अभी देखिए आप जो ऑपरेशन करने वाली टीम है उसकी की जो गाड़ी है वो आप देख पा रही होंगी। इसके अलावा आप ये देखिए कि अभी बहुत सारे पुलिसकर्मी अंदर हैं और ये घर जो दिखाना चाह रही हूँ मैं आपको, कुछ देर पहले की तस्वीर है ये, लेकिन ये दिखाना इसलिए जरूरी है कि जहाँ पे निशु एम्पोरियम लिखा हुआ है, लेकिन ये घर इस वक्त सबसे ज्यादा सरकार के लिए या पुलिस प्रशासन के लिए या एटीएस के लिए सेंट्रल है, इसलिए क्योंकि इस घर में ही 2 आतंकवादियों को पकड़ने का दावा है, जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि 1 हफ्ते से एटीएस इसको ट्रेस कर रही थी और इनके तार अलकायदा से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये बड़ा ऑपरेशन है। और इस बड़े ऑपरेशन को लेकर के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के साथ साथ जो आसपास के लोगों के जो घर हैं उनको एहतियात के तौर पर खाली करवा दिया गया है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कम से कम लोगों के हताहत होने का खतरा ना हो। लेकिन ऐसे में इस बड़े ऑपरेशन की जो तस्वीर है वो देख पा रही होंगी आप कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की टीम भी लगी हुई है, एटीएस भी है, इसके अलावा दोनों पाकिस्तानी हैंडलर है। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों ही पाकिस्तानी हैंडलर हैं। तर एटीएसच्या या कारवाईबाबत घटनास्थळावरून आमचे प्रतिनिधी अजित सिंग यांनी देखील आढावा घेतलाय, बघूया। जीके गोस्वामी और डीआईजी सीबीआई रहे हैं उस जमाने में जब कुलदीप सेंगर पर सबसे पहले आरोप लगे थे उन्नाव में हत्या और रेप के। ये वो जाबाज अफसर हैं जो बड़े से बड़े राजनेताओं को अपने शिकंजे में फंदे में फंसा लेते हैं तो बाहर नहीं जाने देते, और इन्होंने कुलदीप सेंगर को सलाखों के पीछे पहुंचाया था और अब इस वक्त इनके पास आईजी एटीएस की कमान है। इन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया है। तो एक तस्वीरें पहले आपको दिखा दें कि अपने उन जाबाज एटीएस के कमांडो को जिन्होंने बड़ी घटना को होने से रोक दिया है। ये अल कायदा का जो यूपी एटीएस के आईजी जीके गोस्वामी अब से थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये अल अंसार नाम का जो संगठन है अल कायदा का, उससे ये लोग जुड़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें। इस घर में वो बरामद हुआ है जो जिससे दहलाया जा सकता था उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों को, और यहाँ पर बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। और यही वो चाहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हों, बड़े बड़े नेता हों, वो भी इनके निशाने पर थे। तो बड़े चेहरों को नाकाम किया है। तो अब यहाँ से जो विस्फोटक सामान था, जो आतंकी थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, ले जाया जा चुका है। यहाँ से जो हमारी खबर आ रही है कि उनको यहाँ से कहीं शिफ्ट किया जा चुका है। जिस तरह जीके गोस्वामी आईजी एटीएस शेयर कर रहे थे न्यूज 18 इंडिया से कि हमने उनको अब रिमांड पर लेंगे, यानी यहाँ से ले जाके उनसे पूछताछ की जा रही है, यानी पिछले रास्ते से ले जाया गया। ड्रिल मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी भी अंदर जो है वो पूछताछ की जा रही है। हम आपको एक बार तस्वीरें दिखा दें कि अंदर जो कमांडोज हैं अभी भी, और अंदर कुछ महिलाएं भी हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा वो मास्क लगाए हुए दिखाई दे रही थी। एक दरवाजा है जो खुला हुआ, उसके अंदर अभी भी एटीएस की जो पूछताछ है वो जारी है। गायत्री जो बम स्क्वाड था जो वो था वो यहाँ पे जा चुका है, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाएं अभी भी इस पूरे इलाके में जो टीमें हैं वो यहाँ पर हैं, जो यूपी एटीएस के जो जवान हैं वो यहाँ पर हैं। और भीड़ आपको अभी देखिए जो इलाके में काफी भीड़ आपको दिखाई देगी। लोग यहाँ जरूर आते जाते जा रहे हैं। उनसे पूछे कहाँ घर है आपका,
कहाँ से कहाँ घर है? यहीं रहने वाले हो? नहीं। क्या हुआ था सुबह बताओगे? जी नहीं, मुझे नहीं पता। एटीएस कब आई? दादा ठोक देना चाहिए, जो मिले ठोक दो, ठोक देना चाहिए, बचाने का नहीं। बचाने का नहीं। कब यहाँ आई थी पुलिस? मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं भी किसी देखिए बचाने का नहीं, ठोक देने का। कुछ लोग ऐसे भी हैं गायत्री, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करना चाहेंगे। यहाँ के रहने वाले लोग हैं आप? यहीं के हैं? क्या देखना है? क्या देख रहे हैं भैया? क्या देख रहे हैं? कार्रवाई जो चल रही थी वही देख रहे हैं। कहाँ? यही घर है आपका? हाँ हाँ, यही घर। क्या हुआ था सुबह बताएंगे कुछ? नहीं, सुबह से मैं इधर गया तो यहाँ पे देखा कि काफी फोर्स लगी हुई है, एटीएस लगा, ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी बताया जा रहा है, अलकायदा के 2 थे। अब ये तो अभी तक नहीं दिखता था कि ऐसा कोई यहाँ पे कार्रवाई रहा हो। शाहिद उर्फ गुड्डू नाम है। हाँ, लेकिन ऐसा लगता नहीं था कभी देखने से कुछ ऐसा था। अभी बाकी चीजें हैं, जांच के बाद ही जो होगा सब कह सकते हैं। कब से ये लोग रह रहे थे? कोई बताएगा यहाँ का लोकल है जानने वाला? कब से लोग रह रहे थे? शाहिद गुड्डू का घर कब से यहाँ पर है? ये तकरीबन हो गया है कि लोग 15 से 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। यानंतर बातमी आपण पाहणार आहोत मुंबईमध्ये 15 वर्षांपूर्वी घडलेल्या त्या भीषण घटनेची, ज्याच्या कटू आठवणी अजूनही ताज्या आहेत। 15 वर्षांपूर्वी संध्याकाळी 6 ते 6:30च्या दरम्यान नेहमीप्रमाणे मुंबईची लाईफलाईन अर्थात लोकल धावत होती आणि त्याच वेळी अचानक एका पाठोपाठ एक असे 7 बॉम्बस्फोट झाले आणि मुंबईची लाईफलाईन हादरून गेली। पश्चिम उपनगरीय रेल्वेच्या 7 स्थानकांवर झालेल्या या बॉम्बस्फोटाने मुंबईसह देशभरात एकच खळबळ उडाली होती। या बॉम्बस्फोटात 200हून अधिक निष्पाप मुंबईकरांचा बळी गेला, तर 700हून अधिक लोक जखमी झाले होते। या घटनेमुळे शेकडो कुटुंब उद्ध्वस्त झाली, तर 15 वर्षांनंतरही या कुटुंबियांच्या जखमा अजूनही ताज्या असल्याचं मुंबईकरांचं म्हणणं आहे। आणि याच स्फोटासंदर्भात मुंबईकरांशी बातचीत केली आमच्या प्रतिनिधी सुस्मिता भदानी पाटील यांनी। मुंबईमध्ये साके बॉम्बला 7-11ला आज 15 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत आणि या हल्ल्यानंतर, या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अनेक कुटुंबीय अशी होती की ज्यांनी आपला हक्काचा माणूस गमावला, काहींनी आपले अवयव गमावले। 177 लोक या सगळ्या घटनेमध्ये, काहींचा मृत्यू झाला, काही जखमी झाले, अशी सगळी परिस्थिती असताना एवढ्या 15 वर्षांच्या कालखंडामध्ये सुद्धा ज्या कुटुंबियांनी अविरतपणे जिद्दीने आपलं कुटुंब सांभाळलं, जीवनाचा लढा लढला, अशा अनेक कुटुंबियांशी आज आपण संवाद साधणार आहोत। माझ्यासोबत हे सगळे कुटुंबीय आहेत ज्यांनी खऱ्या अर्थानं एक मोठी दुःख तुम्ही झेललेलं आहे। म्हणजे त्या दिवशीचा तो दिवस, ती संध्याकाळ, तो प्रवास, या सगळ्या गोष्टी अजूनही मनात ताज्या असतील। 11 जुलाई 2006 गुरु पूर्णिमा का दिन था। शाम को 6 बजे मैं और मेरी मिसेस हम लोग गुरु पूर्णिमा के फंक्शन में जा रहे थे और बोरीवली स्टेशन पे ये हादसा हुआ। और ये हादसा हुआ, वो जो भी हादसे हुए 7 जगह पे हुए, वो रेलवे के जो प्रवासी थे उनको ही टारगेट किया गया। तो ये सबसे बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि बॉम्बे के अंदर रेलवे को लाइफलाइन समझा जाता है और बॉम्बे के अंदर रेलवे के बिना आम आदमी जी नहीं सकता। तो वो दिन हमें अच्छे से याद है। मेरा हाथ कट गया था और मेरे वाइफ को लगा, उसका ऑपरेशन हो गया, वो अभी ठीक है, पर वो दिन हमें कभी भूलेगा नहीं। तुमचा हात सुद्धा याच्यामध्ये मोठी इजा झालेली, ती सर्जरी करण्यात आली। 15 वर्षांमध्ये किती मोठा स्ट्रगल झाला, घरातलं सगळं वातावरण बदललं असेल। 36 साल की उम्र में ये ब्लास्ट हुआ था, मैं जब 36 साल का था और मैं कुछ आगे प्लानिंग कर रहा था आगे बढ़ने की। वो सारी प्लानिंग मेरी फेल हो गई क्योंकि मेरा राइट हैंड, वर्किंग हैंड चला गया। और रेलवे ने 2009 में नौकरी दी, पर वो नौकरी भी हमें क्लास 4 की दी गई। तो उसमें भी एक हमारी लड़ाई थी। और अभी एक बड़ी समस्या है की हमें पेन्शन नहीं मिले। नॉर्मल पब्लिक, जो काम करू पब्लिक आहे, जो दिवसभरातून थकून आपल्या घरी जात असतो, त्यांनाच टार्गेट केलेलं आहे। आणि हे सगळे मीडियम परिवारमधले आहेत आणि त्यांचं घर पूर्ण त्यांच्यावरतीच विसंबून झालेलं आहे। आणि ज्यांच्यावरती असे हल्ले झाले, त्यांच्या परिवारातली लोक गमावली गेली आहेत किंवा जखमी झाले, तर त्यांच्यावरती हा एक मोठा, पुढे कसं बघायचं, पुढचं जीवन कसं प्रभावित करायचं, ते त्यांचा प्रश्न होता। पण बऱ्याचशा लोकांनी त्यातून बाहेर पडले आहेत आणि ती आजही लोक कामं करत आहेत वगैरे। आणि माझ्या मते जी सरकारने सुरक्षा जी स्टेशनवरती आहे ती अजूनही कडेकोट वाढवली पाहिजे की ह्याच्यापुढे असे हादसे होणार नाही। विशेष काय बदल झालेला दिसत नाही। मी मुंबईकर आहे,
अशा गोष्ट होत असतात मुंबईमध्ये. पण माझी इच्छा एवढीच आहे, एकदा असं झालं, आम्ही झेललं, 15 वर्ष काढले, आणखीन परमेश्वराने म्हणजे आमचा जीव तरी वाचवला, आम्ही जिवंत आहोत, आणखीन हातपाय आमचे चालतात. तर ह्याच्या पुढे असे हल्ले मुंबईसारख्या शहरामध्ये होऊ नये याची जी आहे सरकारने काळजी घ्यावी. कुटुंबियांचं दुःख आणि त्यांच्या आयुष्यात या एका घटनेनंतर झालेला आघात हा खूप मोठा आहे आणि त्याचमुळे या कुटुंबियांना सगळ्याच बाबतीत आधाराची गरज होती आणि या जिद्दीला सांभाळत, या जिद्दीनंच एका ध्येयानं या सगळ्या कुटुंबियांनी नवीन प्रवासाला सुरुवात केली आणि आज 15 वर्षानंतर सुद्धा त्या कटू आठवणी काही केल्या त्यांच्या मनातनं जाणार नाही. व्हिडिओ जर्नलिस्ट उमेशसह सुस्मिता वदाणे पाटील, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई. आणि यासोबतच या बुलेटिनमध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. जाता जाता एक महत्त्वाची आठवण आपल्या सगळ्यांच्या काळजीची, आणि ती म्हणजे मास्क लावा, स्वतःची आणि आपल्या कुटुंबियांची काळजी घ्या, सुरक्षित राहा आणि ताज्या बातम्यांसाठी बघत राहा न्यूज 18 लोकमत.